काफी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इजी पीजी आई वुड से ऑल ऑफ देम। पहला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं इसमें कॉम्प्लिकेशन है बात। आपका आईसीआई अलग आंसर देता है और आपका मॉड्यूल अलग आंसर देता है। हम ऑब्वियसली आईसीआई को फॉलो करेंगे, पर लॉ में कुछ और लिखा हुआ है, हम दोनों लिख देते हैं। एक्सेप्टेंस इज रिवोक्ड ऐसा लॉ बोलता है, आपका आईसीआई बोलता है whatever A reads first, जो उससे पहले खुल के पढ़ा दैट विल बी बाइंडिंग। उसने पहले एक्सेप्टेंस पहले पढ़ा तो एक्सेप्टेंस बाइंडिंग, उसने पहले रिवोकेशन पढ़ा तो रिवोकेशन है। ये आपका आईसीआई का आंसर है। लॉ में ऐसा नहीं लिखा, लॉ बोलता है एक्सेप्टेंस इज रिवोक माना जाएगा और एकदम लॉजिकल है। टॉप पैराग्राफ लेफ्ट हैंड साइड लास्ट लाइन, मेरा लेफ्ट हुआ ना दीदी, मेरा लेफ्ट। तो मेरे सामने तो तू बैठी है ना, ये रहा। एकदम लॉजिकल, क्योंकि ऑफर की डेफिनेशन में लिखा था कि इससे मेरा इंटेंशन होगा कि वो असेंट दे सामने वाला, मतलब बी। तो एज ए मैं तो हमेशा यही बोलूँगा कि मैंने यस वाला पहले पढ़ा, बिकॉज मेरा इंटेंशन ही था कि सामने वाला यस बोले। आई वुड और यू वुड ऑब्वियसली से कि मैंने यस वाला पहले पढ़ा। प्रूव करना इम्पॉसिबल है कि आपने क्या पहले पढ़ा, एंड हेंस लॉ मेकर बोलता है कि नो माना जाए। जो भी आपने पहले पढ़ा वो फाइन, आपको उतना ही लिखना है। तो ये रहे वो 3 केसेस जो मैंने आपके बना दिया। आगे बढ़ो। ये रहा नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। ये एग्जांपल थर्ड लास्ट वन लिखा हुआ है यहाँ पे, सीनियर सिटीजन्स अवेलिंग कंसेशन शुड प्रोड्यूस ऑन डिमांड सम प्रूफ ऑफ एज during journey, otherwise difference of concessional and non-concessional fare shall be charged. Suppose एक senior citizen aged 82 years ट्रैवल कर रहा है और उसके पास प्रूफ नहीं है अपनी एज का, उसको पकड़ा टीसी ने और बोला कि मुझे डिफरेंस दो। सपोज कंसेशन प्राइस था 760 और फुल प्राइस था 1000, टीसी उसे मांग रहा है द डिफरेंस 240। बुढ़ा बोलता है मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है एज का देने के लिए। लॉ मेकर बोलता है इन दैट केस आपको 240 पे करना पड़ेगा। द रीज़न इज हमने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको प्रूफ कैरी करना पड़ेगा। डेफिनेटली पॉसिबल, बुढ़े ने ये पढ़ा नहीं होगा, आप में भी नहीं पढ़ते, बुढ़े ने भी नहीं पढ़ा होगा। लॉ मेकर बोलता है वो हमारा नहीं, आपका प्रॉब्लम है। हमने अगर पीछे कुछ लिख दिया तो हम ऐसा मान के चलेंगे आपने इसको पढ़ लिया और आपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ा, दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट आवर प्रॉब्लम। बेसिकली एज गुड एज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सेम वैसा ही कंसेप्ट हो गया। देखते हैं, समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस वेयर देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स विद स्पेशल कंडीशंस। These special conditions are conveyed tacitly, मतलब बिना बोले, and the acceptance of these conditions are also conveyed by the offering again tacitly or without even him realizing it. Example, when a passenger undertakes a travel, the conditions of travel are printed at the back of the ticket. Some जो हमने दिखाया आपको, sometimes these conditions are brought to the notice of the passenger, sometimes not. In any event, the passenger is treated as having accepted the special condition the moment he bought his ticket.
नीचे वही वापस लिखा हुआ है घुमा फिरा के कंपार्टमेंट एक बार. When someone travels from one place to another by air, it could be seen that special conditions are printed at the back of the air ticket in small letters. In a non-computerized train ticket, even these are not printed. Sometimes these conditions are found to have been displayed at the notice board of the airline's office, which passengers may not have cared to read. The question here is whether these conditions can be considered to have been communicated to the passenger of the airlines, and can the passenger be treated as having accepted the condition. The answer to the question is in affirmative, मतलब yes. और केस का दिया हुआ है हम बाद में लिखेंगे मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस. सेम वही आपने नहीं पता टिकट के पीछे लिखा हुआ आपका प्रॉब्लम. Where the plaintiff had travelled from Kolkata by air and the tickets bore conditions in fine print, but such terms and conditions should be reasonable. ठीक है, केस लो आया बाद में लिखते हैं उसको. एक एग्जाम्पल देते हैं. सपोज आपने अपने कपड़े दिए लॉन्ड्री में महंगे वाले, लेट्स से रुपीस 10,000 वर्थ. सामने लॉन्ड्री वाले ने आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिया रिसीट और बोला कि कल आके ले जाना. आप नेक्स्ट डे गए कलेक्ट करने अपने कपड़े. लॉन्ड्री वाले ने बोला कि आपके कपड़े की वैल्यू क्या थी. आपने बोला 10,000 रुपये. लॉन्ड्री वाला होता है ओके ठीक है काम करो ये लो 1,500 रुपये एंड वी आर सॉरी. हमने कहा क्या 1,500 रुपये बोला कि कपड़े खो चुके हैं वी आर लॉस्ट एंड दिस इज अ कंपनसेशन 1,500 रुपये. मैंने कहा बेवड़े पागल हो गया 10,000 के कपड़े थे एक ने घुमा दिया ऊपर से 1,500 रुपये दे रहे. बोला सर आपको एक्नॉलेजमेंट दिया था उसके पीछे पढ़ो एक बार. उसके पीछे क्लियरली लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स ओनली 15% शैल बी रिफंडेबल. हमने पढ़ा और सही में लिखा हुआ था कि ओनली 15% शैल बी रिफंडेबल. ऑब्वियसली हम कोर्ट गए और कोर्ट में जाके जीत गए. जजमेंट ये आया कि इसको पूरा 100% देना पड़ेगा. तो अभी जो पढ़ा उसका ये एक्सेप्शन हो गया. तो क्यों वही लास्ट लाइन सच टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी रीजनेबल. क्योंकि फिर सर ऐसे का आप इसका फ़ायदा उठा लोगे यहाँ पे पीछे कुछ भी लिख दोगे. 50% लोग तो पढ़ते ही नहीं. ऐसा अगर कुछ भी नहीं लिख सकते. हैज टू बी रीजनेबल. अगर रीजनेबल नहीं है तो वो वैलिड नहीं है. एंड दिस इज लीली वाइट वर्सेस मनु समझ वाला केस. मतलब ऊपर जो पढ़ा हमने मुकुल दत्ता उसका एग्जैक्ट अपोजिट इसका एग्जैक्ट अपोजिट. देखिए एक बार इसमें बुक में क्या लिखा हुआ है. ये रहा facts. She delivered some clothes to dry cleaner for which she received a laundry receipt containing a condition that in case of loss customer would be entitled to claim 15% of the market price of the value of the article. P lost her new sari held the terms were unreasonable and P was entitled to recover full value of the sari from the dry cleaner. तो एक किस मेरा ये हो गया मार्केट में मौजूद मुकुल दत्ता वर्सेस दोनों केस करें बेटा 1 2 3 1 2 3. सेकंड कॉलम दोनों का सेम ही है.
आगे लास्ट टॉपिक यूनिट नंबर खत्म इज हाँ एक बार पढ़ लो ना एंड वेट कोई दिक्कत नहीं है। ये देख इसमें फर्स्ट हाफ हो इसकी भी पॉइंट है उसकी भी पॉइंट है और ये पूरा कार्ड है पढ़ लो एक बार मुझे कोई जल्दी नहीं है आई वेट अब रीड पढ़ ना आगे वेटिंग उर्दी ऑन है उर्दी ऑन गुज्जू एब्सेंट कितने हुए फ्राक्स 2 एक तो लास्ट बेंच वाला भैया एक फर्स्ट बेंच वाला भैया मिस्टर ब्लैक 3 लीस्ट बॉर्डर्ड बैच वाला तुम्हारा अक्रॉस ऑल द बैचेस बोरीवली घाटकोपर मुलुंद मुमरा भिवंडी घाटकोपर मैं हर जगह पढ़ाता हूँ तुम्हारा लीस्ट सीरियस बैच है लीस्ट सीरियस मतलब एकदम ऐसा बोलते हैं ना कि गॉन केस तुम्हारा बैच है बता मैं शब्द बैच बता रहा मुझे पता है ना टीचिंग अक्रॉस 7 ब्रांचेस एवरीवेयर अक्रॉस मुंबई भिवंडी जाता हूँ मैं सोच संडे को मुमरा जाता हूँ मैं फ्राइडे को टेलिंग यू तुम्हारा वर्स्ट बैच है वर्स्ट कोई सीरियसनेस नहीं कोई पढ़ाई को लेकर कुछ नहीं हेडेक कोई कभी आ रहा है कोई कभी नहीं आ रहा कोई सीरियसनेस नहीं पढ़ लेना जब तक ऐसा लगना चाहिए दिस 100% सेम व्हाट वी हैव जस्ट रेड वेटिंग ये तो पूरा काट लिया आ गए हम लास्ट टॉपिक पे मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर अलग अलग तरीके दिए हुए हैं कि आप ऑफर कैसे रिवोक कर सकते हो इसमें फर्स्ट सबसे सिंपल है मुझसे बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन कि भाई मुझे अपना ऑफर वापस लेना है एक्सेप्टेंस के पहले आपने बता दिया उसको डन सुपर इजी इसके अलावा क्या हो सकता है सर काउंटर ऑफर इसके अलावा क्या हो सकता है डेथ इसके अलावा क्या हो सकता है सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी हम जिस ऑफर एक्सेप्टेंस की बात कहे थे वो प्रोडक्ट ही इलीगल हो गया ऑटोमेटिक ऑफर रिवोक हो जाएगा तो मेरे हिसाब से आउट ऑफ 7 पॉइंट्स जो बुक में दिए हुए हैं 4 सबसे आसान है जस्ट नोटिस ऑफ रिवोकेशन उसके बाद डेथ बहुत आसान है आई वुड से सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी बहुत आसान है आई वुड से और एक और एक पॉइंट दिया हुआ है अच्छा वाला विच इज नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस प्रेसिडेंट ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है देख लेते हैं हेड पॉइंट सारे सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी डिस्कस किया हमने काउंटर ऑफर डिस्कस किया हमने डेथ डिस्कस किया हमने लैप्स ऑफ टाइम आना चाहिए लैप्स ऑफ टाइम नॉन फुलफिलमेंट कंडीशन प्रेसिडेंट और नोटिस तो एक पॉइंट नहीं पढ़ा हमने विच इज 6th वाला ठीक है हर एक पॉइंट समझने की ट्राई करते हैं फर्स्ट तो बहुत आसान है पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार ए ऑफर्ड बी टू सेल गुड्स एट ₹5,000 थ्रू अ पोस्ट बट बिफोर बी कुड एक्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट था एक बार एक्सेप्ट के लिए फिर कुछ नहीं कर सकते बट बिफोर बी कुड एक्सेप्ट द ऑफर ए रिसीव हाईएस्ट बिड फॉर द गुड्स फ्रॉम सी तो ए रिवोक द ऑफर टू बी बाय इन्फॉर्मिंग बी ओवर द टेलीफोन एंड सोल्ड द गुड्स टू सी एक्सेप्ट करने के पहले आप कुछ भी कर सकते हो सेकेंड लैप्स ऑफ टाइम सबसे आसान 2 दिन का टाइम दिया था आपके लिए एक्सेप्टेंस के लिए आपने 2 दिन में एक्सेप्ट नहीं करा तो ऑफर रिवोक हो गया इस आते बाद में अच्छा पॉइंट है वो फोर्थ वेरी ऑब्वियस डेथ और इंसैनिटी डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर would result in automatic revocation of the proposer but only if the fact of death or insanity comes to the knowledge of the acceptor उसको नहीं पता था तो फिर ऑफर रिवोक नहीं होगा काउंटर फ्रॉम को ऑलरेडी आता है 6th पे आते हैं by the non acceptance of the offer according to the prescribed or usual mode हमने कहा था आपको कैश पे करना आपने कैश नहीं आपने चेक पे करा और हमने चेक को रिजेक्ट कर दिया that is 6th 7th is very obvious subsequent illegality
पॉइंट नंबर 3 अच्छा लगता है मुझे, दिमाग वाला। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब वो पहले होना चाहिए। एग्जाम्पल बहुत प्यारा दिया हुआ है, ए प्रपोजेस टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 5 लाख, प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइडेड हो गई कंडीशन, ये कंडीशन। बी लीजेस हिज लैंड टू ए, ये प्रेसिडेंट हो गया। तो ए प्रपोजेस टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 5 लाख प्रोवाइडेड, अगर बी लीजेस हिज लैंड टू ए, हुआ क्या सर, बी ने मना कर दिया तो ऑफर रिवोक हो गया ऑटोमेटिकली। और इजी करो उसको आपके लिए, अगर तो ए बी को ऐसा बोलता है कि मैं तुझे अपनी कार बेचूंगा अगर तू मुझे अपनी बाइक बेचेगा, तो बी बोलता है मैं बाइक नहीं बेचूंगा तो मैं तुझे कार नहीं बेचूंगा। जो कंडीशन प्रेसिडेंट थी वो फुलफिल नहीं हुई, तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो गया। इजी पीजी मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। यूनिट 1 इज डन, सबसे बड़ा यूनिट खत्म हो चुका अपना। मैं यूनिट नंबर 2 पर आ गया, कंसीडरेशन। सीधा 7 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, 7 मार्क्स। देखते हैं क्या बोलता है। सबसे छोटा यूनिट और सबसे हैवी वेट मार्क्स की बात करें तो, कंसीडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी एनफोर्सेबल, मतलब नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ टर्म यूज्ड इन द सेंस ऑफ, हमने पढ़ा था पहले भी, अभी वापस आ गया, क्विड प्रो क्वो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। हैविंग अ डबल एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट टू द प्रोमिसर एंड अ डेट्रीमेंट, मतलब नुकसान, टू द प्रोमिसी। It has to be really understood in the sense of some detriment as envisaged by English law. In this unit, we shall try to understand the concept of consideration and also the legal requirements regarding consideration. Definition की बात करें जो हमें याद करनी है वो ये है, फिर भी हम ऊपर वाला पढ़ लेंगे जो उसमें लिखा हुआ है। Consideration is a price agreed to be paid by the promisee for the obligation of the promiser. The word consideration was described in a very popular English case law, Misa vs. Curie. कुछ काम करनी पर फिर भी पढ़ रहे हैं। A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party, or forbearance मतलब tolerate करना, detriment मतलब नुकसान, forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or taken by the other। बहुत भारी लिखा, सिंपल करते हैं उसको। हम गए वेजिटेबल वेंडर के पास, हमने उसको पैसा दिया और उसने हमको सब्जी दी, ठीक है। अब अगर हम कोई भी एक एंगल को पकड़े तो मेरे लिए पैसा गया, उसके पास पैसा आया, एक का फायदा एक का नुकसान। सब्जी की बात करें, उसके पास से सब्जी गई, मेरे पास सब्जी आई, अगेन एक का फायदा एक का नुकसान। ये लिखा है मीसा वर्सेस क्यूरी के अंदर, किसी का फायदा किसी का नुकसान। मेरे काम का 2 क्लॉज डी जो मुझे एग्जाम में लिख कर आना पड़ेगा, ये देखते क्या बोलता है। सेक्शन 2 क्लॉज डी डिफाइंस कंसिडरेशन एज फॉलोज। बड़ा चौड़ा डेफिनेशन है, तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं, पढ़ते हैं पूरा। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstains from doing something, such an act or abstinence or promise is called concession for the promise। 3 पार्ट में इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे वर्ड टू वर्ड आना चाहिए। फर्स्ट हाफ पे आते हैं एक बार, when at the desire of the promiser, ये मेरा फर्स्ट हाफ हुआ। सेकेंड हाफ पे आते हैं, the promisee or any other person, और पूरा बचा हुआ इज माई थर्ड पार्ट, सबसे आसान वाला, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ द ग्रीन वन। यहाँ पे जगह है, सपोज प्रज्ञेश सर
ने बोला एक इंटीरियर डिजाइनर को कि आपको एक क्लास रेडी करना है हमारे प्रोफेशनल एकेडमी के लिए, ठीक है। लेट्स से वी बॉट अ क्लास ऑन 3rd फ्लोर। तो एक क्लास बेसिकली रेडी करना है। डिस्कशन करा कि क्लास कैसा दिखेगा। वी टोल्ड देम कि यहाँ पे बेंचेस आएंगी, यहाँ बेंचेस आएंगी और यहाँ पे बेंचेस आएंगी। यहाँ एक प्रोजेक्टर लगेगा, यहाँ स्क्रीन होगी, यहाँ से एंट्रेंस और यहाँ पे फैकल्टी का पोडियम। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 एसी लगेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ऐसा रूम रेडी करना है आपको 3rd फ्लोर पे। ऐसा प्रज्ञेश सर ने बोला इंटीरियर डिजाइनर को। पैसे की बातचीत करी। प्रज्ञेश सर ने बोला मैं सारे काम के लिए आपको 5 लाख रुपए दूंगा। उसमें एसी भी आ गया, बेंचेस भी आ गई, सब कुछ आ गया, प्रोजेक्टर सब आ गया। आई विल पे यू 5 लाख रुपीज़, आप मुझे क्लास रेडी करके दो 7 दिन के अंदर। इंटीरियर डिजाइनर बोलता है ठीक है डन सर। मतलब पूरे एग्जाम्पल के अंदर प्रज्ञेश सर हो गए प्रॉमिसर, बिकॉज ही हैज प्रॉमिस टू पे 5 लाख रुपीज़। ठीक है, प्रज्ञेश सर वहाँ से चले गए बातचीत कर। फिर अपना लेक्चर चल रहा था, ऐसे बार बार ठक 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 आवाज़ आ रही थी विद रिस्पेक्ट टू जो काम चल रहा है ऊपर इस क्लास का। तो मैं ऊपर गया और जाके पूछा मैंने इस इंटीरियर डिज़ाइनर को कि भाई तू क्या कर रहा है। तो उसने बताया कि साहब कि पीए का एक क्लासरूम बना रहा हूँ, प्रज्ञेश सर ने बोला बनाने के लिए। मैंने कहा क्या बना रहा है, तो सब कुछ बताया कि सर ऐसे बेंचेस है 3 रोज़ में, पोडियम है, 3 एसी हैं, प्रोजेक्टर है, एंट्रेंस है, ऐसा करके। मैंने कहा सब कुछ एकदम बेस्ट लग रहा है, एक प्रॉब्लम है सिर्फ ये वाला जगह पूरा खाली जा रहा है, आउटराइट वेस्ट। तो एक काम कर, यहाँ पे एक बाथटब बना, सामने मस्त एक टीवी लगा। मेरा जब भी ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सामने टॉम एंड जेरी चलेगा और मैं यहाँ पे रिलैक्स करूँगा। दीवार से ढक देना पूरा का पूरा बाथटब और जगह यूज़ हो जाएगी। इंटीरियर डिज़ाइनर बोलता है हाँ सर आइडिया तो अच्छा लग रहा है, आपकी जगह पे दूसरा फैकल्टी होगा तो वो भी कभी आ जाएगा रिलैक्स करने। और नहीं तो चला गया वहाँ से। फिर 7 दिन के बाद प्रज्ञेश सर आए पैसा लेके 5 लाख पे करने के लिए। यानी बेसिकली 100 कि रूम एकदम मस्त बना हुआ है, फैकल्टी का पोडियम है, बेंचेस है, एसी है, बेंचेस है, एसी है, प्रोजेक्टर है, बेंचेस है, एसी है, एंट्रेंस है, स्क्रीन है। माँ कसम ये क्या है, पूछा प्रज्ञेश सर ने इंटीरियर डिज़ाइनर को। उससे बोला सर एक बाथटब है, ऐसे फैकल्टी का कभी ब्रेक हो तो आके रिलैक्स कर सकता है, कभी आप भी आना सर, मज़ा आएगा आपको। प्रज्ञेश सर कह अब ठीक है बना दे तो क्या कर सकते हैं। और प्रज्ञेश वहाँ से जाने लगे। इंटीरियर डिज़ाइनर बोलता है सर एक सेकेंड, वो 5 लाख रुपए तो दे दो मुझे। प्रज्ञेश सर बोलते वो जो आया था ना तुझे आइडिया देने वाला, उससे मांगना, हाँ मैं तो नहीं देने वाला। और इंटीरियर डिज़ाइनर सू कर देता है प्रज्ञेश सर को फॉर नॉट पेइंग 5 लाख रुपीज़। और मैटर जब कोर्ट में जाता है तो वो हार जाता है, क्योंकि जज बोलता है आपको 5 लाख रुपए मिल रहा है, ये आपका कंसिडरेशन, बदले में प्रज्ञेश सर को क्या मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं। आउट राइट दिस रूम इज इररिलेवेंट, यूजलेस बिकॉज ऑफ दिस बाथटब। बच्चे पढ़ ही नहीं सकते वहाँ पे, कैसे पढ़ सकते हैं बच्चे? कोई कंसेप्ट चल रहा है मैथ्स का, वहाँ से अंदर टॉम एंड जेरी की आवाज़ें आ रही है। क्लासरूम इज आउट राइट यूजलेस। तो क्योंकि प्रज्ञेश सर को बदले में कुछ नहीं मिल रहा, कंसिडरेशन नहीं है, और क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये आपका फर्स्ट हाफ था, इतना सिर्फ। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। केस लॉ भी अपने पास इसके लिए, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, एग्जैक्टली वही जो मैंने सिखाया आपको अभी, पूरा यही। देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। D promised to pay P a certain commission on the articles which would be sold through their agency in the market. Market was constructed by P at the desire of C and not at the desire of D. Conclusion:
D was not bound to pay as it was without consideration and hence void. The conclusion, consideration must move at the desire of the promisor. लिखे थे फटाक से. Number 1, Number 2, कितने 12 के हो गए होंगे? 12 11 10. ओ दीदी तूने कौन सा 2 बार लिख दिया? नेक्स्ट, माना जाता है पूरे सिलेबस का सबसे डिफिकल्ट केस लॉ अगला वाला. देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता. हम इसकी बात करें, येलो वाले की. अरे मेरा फोन किस करोगे? उसके फोन से करना फोन. उसके पास उड़ गया होंगे उसका तुम्हारा. बस मैं सॉरी लिख रहा हूँ. एक बार नहीं. येलो सबसे डिफिकल्ट केस लॉ ऐसा बोलते हैं. मैं ड्रॉ करता हूं. क्या हुआ? लड़के कितने अच्छे देख चुपचाप बैठे हुए हैं. माइनॉरिटी. यहाँ पे. सो बेसिकली हैव एन ओल्ड लेडी, उसकी डॉटर और डॉटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मामा मतलब माँ का भाई. माँ अपनी बेटी को बोलती है, ब्रो मैं देखो मेरी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी, बस मेरी एक कंडीशन है विच इज़ देखो तेरे मामा को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज वो कुछ काम वाम नहीं करता है. बेटी बोलती है ठीक है आप मुझे सारी प्रॉपर्टी दे दो, मैं मामा को पैसा देती रहूँगी. 653 उस टाइम पे फिगर था. अकॉर्डिंगली माँ सारी प्रॉपर्टी बेटी के नाम कर देती है एंड अकॉर्डिंगली बेटी मामा को पैसे देती रहती है. कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तीनों के बीच में, माँ बेटी मामा. कुछ टाइम के बाद माँ का इंतकाल हो जाता है और बेटी अपनी औकात दिखा देती है, पैसा देना बंद कर देती है. मामा बेटी के पास आता है, बोलता है कि पैसा क्यों नहीं दे रही. बेटी बोलती है मामा देखो मैं आपको पैसा दे रही हूँ, ये आपके लिए कंसिडरेशन, बदले में मुझे आपसे क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं. तो जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, बिकॉज कंसिडरेशन का 2 वे फ्लो होना चाहिए. आपको कुछ मिलना चाहिए, मुझे कुछ मिलना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्वो. तो यहाँ पे मुझे आपसे कुछ मिल ही नहीं रहा. जब मुझे आपसे कुछ मिल ही नहीं रहा तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है एंड हेंस आई एम नॉट बाउंड टू पे यू. मामा कोर्ट में गए चिन्नैया और कोर्ट में जाके जीत गए.
कोर्ट ने बोला बेटी को कि देख ऐसा है, तुझे यहाँ से जो प्रॉपर्टी मिली दैट इज सफिशिएंट इनफ यहाँ पैसा देने के लिए। मतलब तेरे को मामा से डायरेक्टली कुछ मिले वो ज़रूरी नहीं है, तेरे को कुछ मिलना चाहिए वो ज़रूरी है, और वो तुझे मिल चुका है प्रॉपर्टी। तो मामा से डायरेक्टली मिलना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ मिलना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपको बेसिकली मामा को वो पैसा देना पड़ेगा। मतलब पूरी केस की बात करें तो हम बेटी को बोल सकते हैं प्रॉमिसर, क्योंकि उसने वादा किया था पैसा देने का। मामा को बोल सकते हैं प्रॉमिसी, और माँ को बोल सकते हैं थर्ड पर्सन इन दोनों के बीच में। तो लॉ में क्या बोल रहा है, प्रॉमिसर को प्रॉमिस से ही कुछ मिले ज़रूरी नहीं है, किसी थर्ड पर्सन मिला तो भी जरूर चलेगा, बट इट इज़ ओके। कंसर को बोलते हैं लॉ की भाषा में स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, जो इस केस में हमारे मामा हैं, क्योंकि उन्हें मिल रहा है पर वो कुछ दे नहीं रहे हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। चिन्ह वर्सेस रमाया देखते हैं एक बार, पे को एग्जांपल लेते हैं। ये रहा देख, हेडिंग आपको समझ में आना चाहिए, मैंने हेडिंग पे फोकस किया पहले। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनदर पर्सन, मामा से या किसी और से। तो ये मामा थे और ये माँ थी। इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड from the promisee or any other person who is not a party to the contract. The definition of consideration as given in 2 clause D makes the proposition clear. According to the definition, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person does something, such an act is consideration. फिर जो मैंने सिखाया आपको half. In other words, there can be stranger to a consideration. केस पे आते हैं। Example 6. An old lady made a gift of her property to her daughter with a direction to pay a certain sum of money to the maternal uncle by way of annuity. On the same day, the daughter executed a writing in favor of the brother agreeing to pay annuity. The daughter did not, however, pay the annuity and the uncle sued to recover it. It was held that there was sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter. चिन्हया वर्सेस रमाया। इसको आपके लिए और आसान करें अगर, तब ऐसा समझ सकते हो आपके एग्जाम्पल में कि आपके माँ बाप ने हमें फीस पे करी, ठीक है, पीए को। पीए सर्विस किसको दे रहा है सर? आपको, स्टूडेंट सर्विस। व्हाट वी कैन सी इज, यहाँ से यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा सर, बट हाउ इज इट रेलेवेंट? यहाँ से यहाँ तो आ गया ना, तो जो यहाँ से यहाँ पे आ गया दैट इज सफिशिएंट फॉर अस यहाँ पे सर्विस देना। तो सर्विस देने का वादा हमने किया था प्रॉमिसर, अब प्रॉमिसी। तो आपसे कुछ ना आए चलेगा, किसी थर्ड पर्सन से आए चलेगा, और केस खत्म हो गया। चिन्हया वर्सेस रमाया। वापस यहाँ पे आते हैं। तो जस्ट इमेजिन 2 केस हो गए सर डेफिनेशन के अंदर, ग्रीन येलो दोनों का केस था, दोनों में काफ़ी डीप में पढ़े। आगे वाले इज वेरी इजी, विच बेसिकली इज पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, हम पढ़ चुके। एब्सटेन का मतलब नहीं करना, तो कुछ करा या कुछ नहीं करा, कुछ कर रहा है कुछ नहीं कर रहा, या कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा, यहाँ तक कोई लोड नहीं होना चाहिए।
basically has done or abstained from doing or does or abstain from doing something or promises to do or abstain from doing something. Such an act, ये रहा done वाला act, और abstinence, ये abstinence या promise is called consideration for the promise. ये आपको word to word याद आना चाहिए, पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं एक बार. I'll wait. Very easy. When at the desire of the promiser, case law है. The promisee another person, case law है. Past and present with future tense. Has done, abstain from doing. Does or abstain from doing. Promises to abstain from doing. Such an act or abstinence or promise is the consideration for the promise. Waiting. याद हो जाना चाहिए अब तक. आगे सो बेसिकली आप पढ़ सकते हो अभी 5 पॉइंट्स. पहला, दूसरा, 3, 4, 5 में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ. उसके अलावा ये 2 और. नेक्स्ट वाला एग्जाम का क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा. आपके लिए पढ़ने के लिए अभी है कंस्ट्रक्शन एक्ट डूइंग समथिंग के एग्जाम्पल्स, फिर पॉइंट नंबर 2 के एग्जाम्पल्स, वो तो एक सेंटेंस है, और फिर ये 2 पॉइंट. कुछ भी नया नहीं है. एलवेट फिर सीधा हम एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे ये वाला. कंसिडरेशन नी नॉट बी एडुकेट. आप यहाँ तक पहुँच जाइए. सात मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे 10 मिनट के बाद. वेटिंग. एग्जीक्यूटिव तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी था, सेम वही लिखा हुआ है. काम कर दिया, काम करना बाकी है, ऐसा. गूगल लिखा हुआ है कुछ वहाँ पे. It basically says Sonam Kapoor charged a symbolic fee of ₹11 to act in the movie Bhag Milka Bhag. The amount was a token payment as she accepted the role in the film to contribute to the story of the legendary athlete Milkha Singh. The director Rakesh Om Prakash Mehra also revealed that Milkha Singh charged only ₹1 for granting the rights to make the film. यही न्यूज़ दिखा है मुझे रिपब्लिक वर्ल्ड के अंदर, ये दिख रहा है मुझे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, हिंदुस्तान टाइम्स, जनसत्ता, फिल्म फेयर, रेडिट, आज तक, सब जगह एक ही न्यूज़ 18. सपोज हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर के पहले, तो हमें क्या लगता है कि 11 रुपये भी क्यों ही लिए, इससे अच्छा मत ही लेती. ऑब्वियसली इट्स अ प्राइमा फेसी थॉट, पर ऐसा होता नहीं. सपोज दिस इज अ मूवी, द होल मूवी. ये मूवी सपोज यहाँ तक ख़त्म हो गई, इतनी बची हुई है, और सोनम दीदी बोलती है मैं कल से नहीं आऊँगी. हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है सर. अगर कंसेशन नहीं है मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, मतलब हम उसको सू ही नहीं कर सकते, हम उसको फोर्स भी नहीं कर सकते. तो मिडवे मूवी अगर वो बोल देगी मैं नहीं आऊँगी कल से, तो हम कुछ नहीं कर सकते. सो रादर व्हाट विल डू इज, हम एक टोकन डाल देंगे नाम के लिए 11 रुपये का, कि हमने आपको 11 रुपये दिए. अब इससे क्या होगा ना, इफ शी सेज नो कि मैं नहीं आऊँगी, हम उसको सू कर सकते हैं बिकॉज कंसिडरेशन इज देयर. तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कंसेशन कितना होना चाहिए, इररिलेवेंट. इम्पॉर्टेंट ये है कि कंसेशन होना चाहिए, कितना डजंट मैटर. एंड दैट इज व्हाट द हेड पॉइंट इज. कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. होना चाहिए इज इम्पॉर्टेंट.
कितना होना चाहिए इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जैसे हम बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल के अंदर बात करूँ मैं अगर 2023 टीम कॉल्ड KKR, उसका एक प्लेयर रिंकू सिंह वॉज बॉट फॉर ₹50 lakhs। इसी टीम का एक और प्लेयर था रसेल, बॉट फॉर 12 crores। जब सीज़न ख़त्म हुआ उस टाइम पे इसके रन्स थे 350, इसके रन्स थे 250। अब ये जाके शाहरुख खान को बोलता है कि भाई मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे खाली 12 करोड़ दे दे। शाहरुख खान बोलेगा नहीं, और ये कुछ कर भी नहीं सकता, बिकॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट वॉज कंसिडरेशन। एडुकेसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, होना चाहिए कंसिडरेशन इज इम्पॉर्टेंट। तीसरा एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। बात करते हैं हम 2020 की। मेरी सोसाइटी में 6 फ्लोर्स हैं। 6th फ्लोर पे एक, अब तो नहीं रहती, पहले रहती थी एक एक्ट्रेस, स्टार प्लस में काम करती थी। उसको बेसिकली वापस अपने होम टाउन जाना था, विच इज़ बेंगलोर, बिकॉज सब टीवी सब कुछ बंद था, सारे शूटिंग वूटिंग सब कुछ बंद, ज़ीरो। एंड इनका मेंटेनेंस इतना ज़्यादा होता है कि लोग सर्वाइव नहीं कर सकते बिना काम के मुंबई के अंदर। तो शी वांटेड टू बेसिकली सेल ऑफ एवरीथिंग एंड गो बैक टू बेंगलोर। अब प्रॉब्लम ये था कि कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, आपको जो आपको घर बेचना है 6th फ्लोर वाला, उसका पैसा कौन देगा? सबकी नौकरियां जा चुकी है, सब पैसे की कमी है, सबका स्टॉक मार्केट डाउन है, वुड पे यू द मनी। मेरा एक फ्रेंड रोमल कड़ा करके CA है, वो भी साथ में पढ़ते थे हम लोग। उसका दादाजी मर गया कोरोना में, एंड ही वॉज द हैप्पीएस्ट। रीज़न, 1.5 करोड़ मिला उसको विल में, 1.5 CR कोरोना में डेथ होने के बाद। और सिचुएशन इज लाइक दिस कि भैया के पास 1.5 करोड़ पड़ा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए, दीदी को घर बेचना है पैसे की ज़रूरत के लिए, दोनों मिल गए थ्रू अ ब्रोकर। 2.8 करोड़ का घर मेरे दोस्त ने खरीदा 2.1 CR में, और आज वो मेरे ऊपर 6th फ्लोर पे रहता है, मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ। अब कल उठ के वो दीदी ऐसा नहीं बोल सकती कि 70 लाख रुपए कम दिए, लाओ मुझे वापस पैसा दो मेरा, नहीं। व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट वॉज पैसा इन्वॉल्व है, आपकी मर्जी से दिया हुआ है, तो अब कल उठ के ऐसा नहीं बोल सकते कि कंसिडरेशन कम था तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, नहीं। लॉ में क्या बोलता है? कंसिडरेशन होना चाहिए और फ्री कंसेंट से होना चाहिए। एडुकेसी डजंट मैटर, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बैड बार्गेन, जो मुझे इस केस में दिख रहा है, बैड बार्गेन। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, समथिंग गिवन नीड नॉट बी ऑफ द सेम वैल्यू ऑफ समथिंग टेकन। ये सारी लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है सर, देखते हैं। Consideration need not be of any particular value. It need not be approximately of equal value with the promise for which it is exchanged, but it must be something which the law would regard as having some value. फिर काम की लाइन, something in return need not be equal to something given. It can be considered as a bad bargain of the party. It may be noted that in the context of expansion to Section 25 states, agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the constitution is inadequate. आपने अपनी मर्जी से दिया है, that is okay. But as an exception, if it is shockingly less and the other party alleges that his consent was not free, तो अलग बात है, तो contract voidable बन जाएगा। Example, X promises to sell a house worth ₹60 lakhs for ₹10 lakhs only, चलेगा, कहाँ दिक्कत है? The adequacy of the price in itself shall not render the transaction void unless सामने वाला बोलता है कि नहीं मेरे ऊपर दबाव हुआ, तो अलग बात है।
तो अनलेस अदर पार्टी प्लीड्स दैट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस अंडर कोवर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रॉड, तो अलग बात है सर। डन, कितना सिंपल है। देखो एक बार एलवेट 4 मार्क का एग्जाम का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, इजी लगना चाहिए। एग्जाम्पल भी सेम है, लास्ट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 10 के अंदर सेम वही है। डन, एक ही बचा, 6th। अच्छा है, दिमाग वाला है, नॉट इजी आई वुड से। एग्जाम्पल करते हैं। सपोज एक लॉयर अपॉइंट करा, लॉयर को हम पे कर रहे हैं 50,000 रुपीज़ और बदले में वो हमारे लिए केस लड़ रहा है। थोड़े टाइम बाद हम लॉयर को बोलते हैं कि हम आपको 10,000 रुपीज़ और देते हैं, आप हमारे लिए केस और अच्छे से लड़ो। लॉयर बोलता है ठीक है, और फिर लॉयर केस जीत जाता है, फिर उनसे पैसा मांगता है, हम 50,000 दे देते हैं और 10,000 देने से मना कर देते हैं। लॉयर कोर्ट में जाता है और केस हार जाता है। लॉ मेकर बोलता है इस 50,000 के सामने वो आपके लिए केस लड़ रहा है, पर आप जो उसको 10,000 दे रहे हो बदले में लॉयर आपको कुछ दे थोड़ी रहा है, वो तो वही काम कर रहा है जो उसको करना था। तो यहाँ पे कंसेशन का है, 10,000 के लिए कंसेशन का है, लॉयर की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी जा रहा है टुवर्ड्स द क्लाइंट। और अगर कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है मतलब पहले आपको पागल बना रहा था 50,000 रुपये लेकर, तो 10,000 के अंदर भी आप वो वही काम कर रहा है आपके लिए जो आपके लिए 50,000 में काम कर रहा था। मतलब इस 10,000 के लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल नहीं रहा है, एंड हेंस 10,000 इज वॉइड। लॉयर केस हार गया कि कुछ एक्स्ट्रा दे नहीं रहा है उस 10,000 के बदले में, वो वही दे रहा है जो पहले दे रहा था, एंड दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। मेरा एग्जांपल ये रहा, एन अग्रीमेंट बाय अ क्लाइंट टू पे टू हिज काउंसिल, काउंसिल मतलब लॉयर, आफ्टर द लॉयर हैज बीन एंगेज्ड अ सर्टेन सम ओवर एंड अबव द फीस in the event of success of the case would be void since it is without consideration. Example 11 भी exactly वही, a promise to pay rupees 2,000 to a doctor over the fees is invalid as it is the duty of a doctor to give a treatment for his normal fees. हाँ, आपके कुछ एडिशनल काम कर रहा है तो अलग बात है, सेम काम के लिए और पैसा नहीं। But where a person promises to do more than what he is legally bound to do तो चलेगा। ऊपर क्या पढ़ लेते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म द सेम कैन नॉट बी कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो करना ही था। हेंस अ प्रॉमिस टू पे मनी टू अ विटनेस इज वॉइड फॉर इट इज विदाउट कंसिडरेशन, हेंस सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन। सिंपल। तो परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, कुछ काम का नहीं, ठीक है, तुमने पढ़ लिया। से 2 पॉइंट बचे और यूनिट नंबर 2 खत्म भी हो जाएगा। 1 इज ये सूट बाय थर्ड पार्टी ऑफिस सेक्शन 25 ये, और खत्म, और दोनों साथ साथ मांगते हैं, बोथ द टॉपिक्स इन नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुके हैं। देखते एक बार टॉपिक क्या बोलता है, बैकग्राउंड में जाते हैं। लॉ सेज, पहले टॉपिक का नाम लिखता हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये टॉपिक का नाम, which basically means only parties to a contract
can sue each other. Stranger to a contract cannot sue. Example, प्रिविटी का मतलब ही होता है पार्टीज. एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को कार दिया और वाई ने एक्स को पैसा दिया. ये हो जाने के बाद द कार टर्न्स आउट टू बी defective. Full stop. Only Y can sue X and not someone else. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ X और Y के बीच में, तो कुछ गलत हुआ तो X Y को सू कर सकता है, Y X को सू कर सकता है. कोई थर्ड पार्टी आके X या Y को सू नहीं कर सकता. एंड दैट इज द प्रिंसिपल. Only parties to a contract can sue each other. Stranger to a contract cannot sue. और मैंने उसका एग्जाम्पल भी दे दिया. क्वेश्चन 7 मार्क वाला वो नहीं है. क्वेश्चन 7 मार्क वाला है इस टॉपिक के एक्सेप्शंस. टॉपिक एक्सेप्शन विच बेसिकली मीन्स, उसका मतलब निकल के ये आया, even a stranger मतलब थर्ड पार्टी to a contract can sue. Full stop. ब्रैकेट. बाद में कुछ लिखेंगे यहाँ पे. ये इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है, ऑफ द टॉपिक. लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो, आपकी मर्जी. आगे हम एक्सेप्शन की बात कर रहे थे. 7 एक्सेप्शन दिए हुए हैं सर. बुक में हर पॉइंट के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, मैक्सिमम 2 लाइन. डज मेक एनी सेंस. रट्टा ही मानना पड़ेगा आपको. फिर हम उसको लॉजिकली समझते हैं, इसे हमें रट्टा नहीं मानना पड़ेगा. एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. पहला, ट्रस्ट. आपके में लिखा हुआ है इन केस ऑफ ट्रस्ट, ऐसे ट्रस्ट लिखा हुआ है. बुक में लिखी सिर्फ 1.5 लाइन है, ठीक है, हम उसको अच्छे समझते हैं. सपोज वी हैव दिस गाय मुकेश अंबानी. उसकी दिमाग में ऐसा एक थॉट आया कि इंडिया में जितने भी ऑर्फन्स हैं एंड जितनी भी विडोज हैं उनको मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए. ऐसा उसको लगा मुकेश अंबानी को. ओके, तो प्रॉब्लम इज उसके पास टाइम नहीं है और ना उसकी हेल्थ परमिट करेगी, तो वो तो कर नहीं सकता.
पैसा है पर खुद नहीं कर सकता, तो उसने बेसिकली अपॉइंट करा मुझे, और मुझे बोला कि आप इनके ऊपर खर्चा करोगे, पैसा मैं दूंगा आपको 50 करोड़ जो आपको यहाँ पे खर्चा करना है, एंड फॉर दिस आई गेट रेम्यूनरेशन। मैंने कहा ठीक है, ओके डन। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बना यहाँ पे मेरे और मुकेश अंबानी के बीच में, विच इज वो मुझे पैसा देंगे, उसको मुझे खर्च करना है और बदले में मुझे रेम्यूनरेशन देंगे। किस पे खर्चा करना है अभी तो हमें पता भी नहीं, कौन ऑर्फन कौन विडो, वी डोंट नो एज ऑफ नाउ। ओके, ना सपोज बातचीत होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद मुकेश अंबानी मर जाता है और मैं वो पैसा अपनी जेब में डाल देता हूँ, खर्चा नहीं करता। लॉ में क्या बोलता है, ये लोग मुझे सू कर सकते हैं जो थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लाइक द बॉक्स सेज मेरे और मुकेश अंबानी के बीच में बना था, और सू कर रहा है कोई बाहर वाला, एंड दिस इज अलाउड क्योंकि हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, विच बेसिकली एनीवे मीन्स इवन स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। तो इसके अंदर ऑर्फन्स एंड विडोज आर स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। नाम वाम की बात करें, मुकेश अंबानी को बोलते हैं सेटलर जो पैसा दे रहा है, मुझे बोलते हैं ट्रस्टी, और इनको बोलते हैं बेनिफिशियरी जिनको बेनिफिट मिल रहा है। तो कंक्लूजन ये हुआ, अब बेनिफिशियरी कैन सू अ ट्रस्टी इन केस ऑफ ट्रस्ट, आपका पहला एक्सेप्शन होगा। बेनिफिशियरी लिख देंगे ऑब्वियसली थर्ड पार्टी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मेरे और मुकेश अंबानी के बीच में हुआ था, ये आपका फर्स्ट केस हुआ। बुक में लिखिए सिर्फ डेड लाइन। सेकेंड पे आते हैं, एजेंट। सपोज प्रिंसिपल अपने एजेंट को बोला कि मेरे को एक कार मेरी बेच के दे, कार सेल करनी है। एजेंट ने कार बेच दी, कार सोल्ड टू मिस्टर ए, ठीक है। तो जो बेचने खरीदने की बात चल रही है वो इनके बीच में चल रही है। कल उठ के अगर हमारा मिस्टर ए पैसा नहीं देता तो प्रिंसिपल सू कर सकता है, और प्रिंसिपल इज थर्ड पार्टी। कितना सिंपल है। दो केस हुए, ट्रस्ट एंड एजेंट। थर्ड केस पे आते हैं, एस्टोफिल स्लैश एक्नॉलेजमेंट। अच्छा केस है, ए बी सी। ए को सी को पैसा देना है, लेट्स से 10 लाख। बी को ए को पैसा देना है 10 लाख। अब ए दिमाग लगाता है, ए बी को बोलता है तो एक काम कर, जो पैसा मुझे देना है वो तो सी को दे दे। बी बोलता है ठीक है, आई डोंट माइंड। तो अकॉर्डिंगली ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि बी पैसा ए की जगह सीधा सी को दे देगा। कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद ये सेम चीज बी सी को एक्नॉलेज करता है कि ब्रो मेरे पास पैसा पड़ा है ए का जो मैं तुझे दूंगा। सी बोलता है ठीक है, मैं तुझसे ले लूंगा। अब अगर सी को पैसा नहीं मिलता तो सी बी को सू कर सकता है। सी है हमारा थर्ड पार्टी। तो व्हाट वाज इम्पोर्टेंट वाज एक्नॉलेज करना।
अब पैसा देना ही पड़ेगा बी को, सी को, नहीं तो सी सू करेगा। 3 केसेस, ठीक है। मैं हर जगह लिखा है थर्ड पार्टी कौन है फॉर क्लैरिफिकेशंस। 4 पे आते हैं। कोवेनेंट रनिंग विथ द लैंड। कोवेनेंट का मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मिस्टर ए की एक जमीन है, दिस इज द लैंड। उसमें जो नॉर्थ साइड है वहां पे मिस्टर ए एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी साउथ वाला जमीन पूरा खाली पड़ा हुआ है, वेकेंट है। तो ए सोचता है क्यों ना जमीन को बेच दिया जाए, एंड अकॉर्डिंगली मिस्टर ए बात करता है मिस्टर बी से जमीन बेचने की। मिस्टर बी बोलता है मैं खरीद लूंगा। मिस्टर ए बोलता है पर एक शर्त है, एंड द शर्त इज कि ये जो आपको ज़मीन दिख रही है साउथ वाली, यहाँ पे आप कभी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं करोगे, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर लैंड उससे अफेक्ट होगा। बी बोलता है ठीक है मैं कभी नहीं करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया। फिर कुछ वक्त के बाद हाँ क्या बोल, किसका बैग गिरा? पिंकी तेरा गिरा? उसकी पेंसिलें गिर रही है आगे वाली की, तेरा बैग गिर रहा है। अभी तेरा पेंसिल गिरा था ना? मिस्टर बी सेम जमीन बेच देता है मिस्टर सी को, एंड जैसे ही मिस्टर बी मिस्टर सी को जमीन बेचता है, मिस्टर सी वहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। तो ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज सेल की बात करें वो बी और सी के बीच में हुआ है, पर क्योंकि सी ने वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, हमारा मिस्टर ए जो है सू कर सकता है मिस्टर सी को। वो इज थर्ड पार्टी। कितना सिंपल है। 4 केस हो गए सर। हाँ भी तो हम रिपीट करते हैं फर्स्ट केस से। बताइए जल्दी क्या क्या हो रहा है। सॉरी तुम्हारा लेक्चर कैंसिल हो गया, पता पड़ा ना? तू आ गई जल्दी क्यों? मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैंने लेक्चर कैंसिल किया। हाँ बैठ जा। केस इंग्लिश ओके। ओ आई सी या प्लीज गो ऑन। Money was mine only. He gave me the money anyway. What I did was I stopped to spend it. हाँ. कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? सू कौन कर सकता है? जो कि कौन है? ऑर्फन्स एंड विडोज। हाँ भी इनकी सेकेंड केस पे आते हैं। और उसमें मिस्टर ए को बेच दिए, तो मिस्टर ए नहीं देता है पैसा, तो फिर वो प्रिंसिपल ए को सू कर सकता है। ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? हाँ मिस्टर केविन थर्ड केस। जल्दी जल्दी बोल। हाँ बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज एक्नॉलेज करना पड़ेगा।
हाँ बस सही। हाँ कैसी कैसी बातें कर रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। हाँ हाँ कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? सू कौन कर रहा है? केस नंबर 5। इजी करते हैं। फैमिली सेटलमेंट है, बहुत आसान है। असाइनमेंट है, असाइनमेंट कहते हैं, असाइनमेंट डिफिकल्ट है। इसका मतलब समझते पहले असाइनमेंट का। इट बेसिकली मीन्स आप अपने बेनिफिट्स किसी को ट्रांसफ़र कर देते हो, उसको असाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब मेरा हक मैं किसी और को दे देता हूँ, उसको असाइनमेंट बोलते हैं। तो लेट्स से वी हैव अ फादर वो इज़ वेरी मच पिस्ड ऑफ क्योंकि उसका बेटा बार बार उससे पॉकेट मनी मांगता है। तो फादर बेसिकली बहुत परेशान है। वो दिमाग लगाता है, क्या मैंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है रिलायंस कंपनी के अंदर, जहाँ से मुझे रिटर्न्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। व्हाट इफ मैं ये रिटर्न्स मेरे सन को ट्रांसफ़र कर दूं, इससे वो मुझसे पैसा मांगना बंद कर देगा। तो फादर रिलायंस के पास जाता है और रिलायंस को बोलता है कि ब्रो मैं तो एक बैंक अकाउंट नंबर देता हूँ, आज के बाद पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। रिलायंस बोलता है ठीक है सर, हो जाएगा। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बन गया इनके बीच में। कल उठ के अगर रिलायंस रिटर्न्स नहीं देता है सन को, तो सन सू कर सकता है रिलायंस को। सन इज थर्ड पार्टी। दिस इज असाइनमेंट। बेनिफिट किसी को ट्रांसफर करना। ठीक है, नीचे आता है। सिक्स्थ, मैरिज अरेंजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी बोलो उसको आप। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये मैं शादी हुई, किसके साथ करें? कैटरीना के साथ कर लेते हैं। सॉरी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो बेसिकली शादी हो गई। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम इज घर में थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस चलता है, ऊनो रिवर्स वाला। मतलब यहाँ से यहाँ पे वी हैव डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। रोज़ मैं काम करके थक के लेक्चर लेके घर पहुँचता हूँ, गेट डोर बजाता हूँ, गेट खुलता है, सीधा मुझे पंच मारती है। मैं बीइंग अ मैन ऑब्वियसली हाथ नहीं उठाता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा हुआ। फिर एक दिन ऑब्वियसली आई लॉस्ट माई कूल। एक दिन फिर मैंने भी हाथ उठा दिया और दीदी ऑब्वियसली नीचे ज़मीन पे गिर गई। तुरंत उसने फ़ोन किया अपने पिताजी को कि देखो ये विश्वनाथ कैसा लड़का है, मेरे ऊपर हाथ उठाता है। कैटरीना के डैड मुझे फ़ोन करते हैं कि ब्रो वी नीड टू मीट। मैंने कहा ओके मिलते हैं, कहाँ दिक्कत है? तो मैं और कैटरीना के पापा मिलते हैं एंड वी आर टॉकिंग मैन टू मैन, जिसमें कैटरीना के पापा मुझे बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ मैन यू आर, तुम लड़की पे कैसे हाथ उठा सकते हो? मैंने कहा अबे वो रोज़ मेरे पे उठाती है, मैंने तो एक ही बार उठाया,
10 बार उसने मेरे ऊपर उठाया है, बोले नहीं फिर भी आपको नहीं उठाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है चलो डन, आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। किटने के पापा बोलते हैं मैं कैसे मान लूँ कि आप अपनी बातों पे डटे रहोगे। मैंने कहा मैं आपको एक वादा करता हूँ कि इन केस फ्यूचर में कभी भी मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया तो आई विल पे यू ₹10 लाख एज कंपनसेशन। उसके बाद बोलते हैं ठीक है चलो डन। बातचीत हो गई, कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली हमने एंड मैं गया वापस घर पे। एकदम ऐसे काम कूल, डोरबेल बजाया, गेट खुला और सीधा एक पंच आया, मैंने भी मार दिया। ठीक है, कैटरीना फॉर एवर अपने पापा के पास रहने चली गई। और ऐसे ही वन फाइन मॉर्निंग वो दोनों बात कर रहे थे और कैटरीना के पापा कैटरीना को बोल रहे थे कि कितना अजीब आदमी था वो विश्वनाथ। मुझसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, ऐसा करूंगा, हाथ उठाऊंगा तो 10 लाख रुपए दूंगा, ऐसा ऐसा ऐसा। कैटरीना बोलती क्या 10 लाख क्या? उसके बाद बोलते कि उसने ऐसा मुझे कहा था कि अगर वो तेरे पर हाथ उठाएगा तो मुझे 10 लाख रुपए देगा। कैटरीना बोलती तो मांगो ना जाके। उसके बाद बोलते नहीं नहीं नहीं, तू आ गई, आई एम मोर देन हैप्पी, पैसे वैसे नहीं चाहिए, पैसे है अपने पास। कैटरीना बोलती पर मुझे चाहिए पैसे। ऑल दो कॉन्ट्रैक्ट बनाओ आप दो के बीच में विथ रिस्पेक्ट टू 10 लाख रुपए, मैं सू करूंगी, जिसमें कैटरीना इज अ थर्ड पार्टी। मेरे और उसके पापा के बीच के कॉन्ट्रैक्ट में। दिस इज मैरिज अरेंजमेंट्स। 7th, फैमिली सेटलमेंट। लेट्स से वी हैव अ मदर जिन्होंने पूरा प्रॉपर्टी डिवाइड किया अपने दो बेटों के बीच में, सन नंबर 1, सन नंबर 2। सन नंबर 1, सन नंबर 2 अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं ऑड मंथ्स में माँ को संभालूंगा और मैं इवन मंथ्स के अंदर माँ को संभालूंगा। बाद में जाके वो नहीं संभालते। लॉ में क्या बोलता है, मदर सू कर सकती है आइदर ऑफ देम को, वो इज अ थर्ड पार्टी। सन 1 और सन 2 के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खत्म, ऑल 7 केसेस। ये लॉजिक हुआ, आउटराइट लॉजिक, जाकि बुक में लिखा हुआ नहीं है। अब हम मारते रट्टा, डन। कितना सिंपल है आपके सामने। एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय एस्टोफिल आल्सो। एक बार आपने कुछ बोल दिया तो आप पलट नहीं सकते, तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो केस ही नहीं आएगा ना, केस ही नहीं बनेगा। सी को कैसे पता कि पैसा बी को देने का है? ए एंड ए बी, सो सिंपल। बनाना है, मैं आगे बढ़ूं। सर वो मैरिज वाले में जो था, तो बाद में मतलब वो जो चली गई घर पे, उसके पहले मारा था कि नहीं मारा था? मारा था ना बे, तभी तो चली गई। हाँ, तो वो इसीलिए पैसा मांग सकती है, अगर हाँ। नहीं मारा तो नहीं मारा। ये रहा आपके सामने। वो पीछे दीदी, राइट हैंड साइड के 2 स्विच बंद कर दे। पागल, तेरे पीछे स्विच बोर्ड है। काम का ये फास्ट केस लॉजिक पता है तो इसको अपने हिसाब से आराम से लिख के आ सकते हो।
नीचे नॉर्मल कानून बोलता है नो कंसीडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब दैट इज देयर कैन बी नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट in the absence of consideration। ठीक है, पर अगेन हम ये नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस। जो दिया है आपके सेक्शन नंबर 25 के अंदर। जब आपको सिर्फ इतना बोलता है वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, मतलब हम अब जो 7 पॉइंट पढ़ेंगे उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी उसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, सपोज वी हैव अ गाय कॉल्ड, कुछ सा नाम रखते हैं इसका, क्या नाम रखें क्या नाम रखें क्या नाम रखें, ABC रख देते हैं, ABC। इसकी एक एक्स है, प्रॉब्लम इज इसको ऐसा लगता है कि अभी भी अपनी एक्स से प्यार करता है, एंड द रीजन फॉर दैट इज उसको उन दोनों की पुरानी बातें याद आती है कि हम यहाँ जाते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे। मतलब उसको कभी अभी लगता है, कभी ना कभी डाउट आता है दिमाग में कि शायद आई स्टिल हैव a soft corner for her। पर क्या करें सर, दिमाग लगाता है कि मैं काम करता हूँ, उसको एक iPhone 16 गिफ्ट करता हूँ, शायद मान जाएगी। लड़की ने iPhone 16 तो ले लिया पर मानी नहीं। So we have a sad ending to the story। टॉपिक की बात करें आपकी बुक के अंदर, ऊपर से चौथा पॉइंट एजेंसी, ऊपर से छठा पॉइंट बेलमेंट, ऊपर से सातवां पॉइंट चैरिटी, ऊपर से पांचवा पॉइंट कंप्लीटेड गिफ्ट, ऊपर से तीसरा पॉइंट टाइम बार्ड डेट, ऊपर से दूसरा पॉइंट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ऊपर से पहला पॉइंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ऐसे करके 7 पॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे, विच आई कैन सी सेक्शन 25 के अंदर। दिस वॉज एजेंट, चौथा ऊपर से, दिस वॉज बेलमेंट, छठा ऊपर से, दिस वॉज चैरिटी, सातवां ऊपर से, दिस इज कंप्लीटेड गिफ्ट, दिस इज एक्स पुरानी गई, टाइम बार्ड डेट, पुरानी इंग्लिश पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, एंड फर्स्ट natural love and affection।
और डीप में जाएगा थोड़ा सा तो 25 के अंदर दिस इज योर 25 का सबसेक्शन 1, दिस इज योर 25 का सबसेक्शन 2, दिस इज योर 25 का सबसेक्शन 3, दिस इज योर 185, दिस इज योर 148। चाइटी में केस बुक में दिया हुआ जिसका स्पेलिंग रॉन्ग लिखा हुआ है, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, आपके बुक के अंदर केदारनाथ लिखा हुआ है। डन। कितना सिंपल है, पढ़ा नहीं अब तक हमने, पर हेड पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबसे आसान, एक लाइन लिखिए बुक में सिर्फ। बोलते हैं सर एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए। हाँ, एजेंट काम करेगा अपन उसको दलाली देंगे, उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात करें एजेंसी क्रिएट करने के लिए देयर इज नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। फिर नेक्स्ट पे आते हैं बेलमेंट, है अपने सिलेबस में यूनिट नंबर 8 ऑफ द सेम चैप्टर। इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोजीशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मतलब आपने अपने दोस्त को कार दिया 2 दिन के लिए, इस बेलमेंट, ऑब्वियसली उससे आप कोई पैसा ऐसा नहीं लेने वाले, तो आपने अपना कार दिया अपने दोस्त को जिसके बदले में कोई भी पैसा आप नहीं लेने वाले, पर ये कॉन्ट्रैक्ट है, 2 दिन के बाद उसको आपको कार वापस लौटानी ही पड़ेगी, आप भी वापस हक से मांग सकते हो। दिस इज बेलमेंट, ठीक है, नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व। फिर थर्ड पे आते हैं चैरिटी, जिसमें मैंने आपको केस लॉ बताया। केस लॉ समझते हैं एक बार, लास्ट टाइम में आया था 2 मार्क का कंपल्सरी क्वेश्चन में। हमें कोलकाता के अंदर एक टाउन हॉल बनाना है, टाउन हॉल, पैसे नहीं है। तुमने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या तुम थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट करोगे क्या, सब ने बोला कि हाँ हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अकॉर्डिंगली हमने टाउन हॉल बनाना स्टार्ट किया। फिर जब पैसे की जरूरत पड़ी तो हम गए सबसे पैसा मांगने, सब ने पैसे दे दिए एक्सेप्ट वन, गौरी मोहम्मद, इसने पैसा देने से मना कर दिया। हमने पूछा उससे कि भाई क्यों पैसा नहीं दे रहा, तो बोलता है आई एम नॉट बाउंड टू गिव यू द मनी, मैं आपको पैसा दूंगा वो आपके लिए कंसिडरेशन, मुझे आपसे क्या मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं, तो वाई वुड आई पे यू, नहीं पे करना मुझे। मैटर कोर्ट में गया और कोर्ट में गौरी मोहम्मद हार गया, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि सर ऐसा है चैरिटी के अंदर यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। दूसरा, आपके हाँ बोलने के भरोसे के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, ऑन दी ट्रस्ट ऑफ योर प्रॉमिस द एक्सपेंडिचर वॉज डन। तो अब आपको पैसा देना ही पड़ेगा। डन। तो चैरिटी के अंदर 2 पॉइंट, टोटल 3 पॉइंट हो गए अपने, ए बी सी। गिफ्ट बहुत ही बकवास, सबसे गंदा पॉइंट। अगेन गिफ्ट में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते रिटर्न के अंदर, तो गिफ्ट में देयर इज नो कंसिडरेशन, वही जो ऊपर लिखा हमने, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, सेम ही है, ठीक है। आगे दिमाग वाला पॉइंट करते हैं, टाइम बार्ड डेट। पढ़ चुके इसको हम सर। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर ऊपर से आखिरी बॉक्स अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट था,
उस अनएनफोर्सबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम बार्ड का एग्जांपल दिया हुआ था, जिसका मतलब सिर्फ इतना सा था कि सपोज मैंने गुड्स सेल करे सामने वाले को, सामने वाले ने मुझे पैसा नहीं दिया एंड 3 years हैव गॉन बाय, 3 years पास्ड अवे। अब मैं पैसा मांग भी नहीं सकता, तो अगर मैं ए हूं और वो बी है तो मैं जानबूझ के कुछ भी करके पैसा नहीं मांग सकता, मतलब बी को मैं कोर्ट में लेके जा ही नहीं सकता, बिकॉज द डेट इज टाइम बार्ड, 3 years पास्ट अवे। ये सब होने के बाद अब बी मेरे पास सामने से आता है और बी आके बोलता है कि यार मुझे तुझे पैसा देना है। मैं बोलूँगा ठीक है लिख के दे। तो अगर सामने वाला मुझे राइटिंग और साइन करके बोल रहा है कि मैं पैसा दे दूंगा, तो सर अब मैं टाइम बार्ड डेट के लिए भी सू कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे राइटिंग में साइन करके दिया कि इवन दो इट इज टाइम बार्ड आई एम विलिंग टू पे द मनी। तो राइटिंग प्लस साइन होना चाहिए टाइम बार्ड डेट के अंदर। तो मैंने उससे जो गुड्स बेचे थे उसके सामने जो पैसा आने वाला था वो आया नहीं, तो ये तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नलिफाई हो चुका था, जीरो हो चुका था। अब वो सामने से मुझे पैसा दे रहा है, बदले में मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ सर, नो कंसिडरेशन, बट स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। कंडीशन सिर्फ इतनी सी, उसने राइटिंग में साइन करके देना चाहिए, बस चलेगा। तो फिर ये आपके 5 पॉइंट हो गए। 6th यहां लिखते हैं, एग्जाम में लिखा होगा, लिखते हैं पहले वाला नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आपकी बुक में दिए हुए हैं 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट बोलता है कि सर पार्टीज नियर रिलेशनशिप में होनी चाहिए, उनके बीच में जो हेड पॉइंट है मेरा नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। ये दोनों चीजें बेल्फर वर्सेस बेल्फर में भी थी। द प्रॉब्लम इज सर राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इवन दो इट इज अ सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट आप सू कर सकते हो, अगर वो राइटिंग में भी है रजिस्टर्ड में भी है। तो बेल्फर वर्सेस बेल्फर के अंदर ऊपर की 2 चीजें थी, नीचे की चीजें नहीं थी। तो एक सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट को मैं एनफोर्सेबल बना सकता हूं अगर वो राइटिंग में है और रजिस्टर्ड है तो, बिकॉज यहां पे मेरा इंटेंशन है अब सू करने का। वेरी इजी। लास्ट आ गया सर, 7th एंड लास्ट, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अगेन इसमें भी 4 पॉइंट दे रखे हैं। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, एग्जाम्पल लेते हैं ना, मेरे को किसी का वॉलेट मिला नीचे गिरा हुआ, मैंने उठाया और उसके 2 ओनर को दे दिया, ठीक है। उससे मुझे बोला थैंक यू। फिर 1 हफ्ते बाद उसको रियलाइज हुआ कि उसे मुझे पैसा देना चाहिए था, दैट इज पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। तो पहला पॉइंट क्या हो गया सर, जो भी मैंने सर्विसेज दी दैट ऑट टू बी वॉलेंटरीली, अपनी मर्जी से। दूसरा, जो मैंने सर्विसेज दी वो प्रॉमिसर को दी जो मुझे पैसा देने को बोल रहा है। दूसरा, सर ये प्रॉमिसर उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में होना चाहिए एंड इस प्रॉमिसर ने मुझे वादा करना चाहिए टू कंपनसेट, प्रॉमिस टू कंपनसेट। अब मैं सू भी कर सकता हूं उससे पैसा रिकवर करने के लिए, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। खत्म सर, ऑल 7 पॉइंट्स, ए बी सी, गिफ्ट, टाइम बार्ड, नेचुरल अफेक्शन और पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। एग्जैक्टली वही जो मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये हर पॉइंट का मेन पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा। पढ़ सकते, पढ़ना है तो, लिखना है तो लिख सकते हैं, जो भी आपको करना है। आई विल वेट। यूनिट नंबर 2 खत्म हो चुका है। बुक में से पढ़ना है तो बुक में से पढ़ सकते हैं, यहाँ से पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आई कैन सी एक आसान क्वेश्चन।
थ्योरी क्वेश्चन ये तो नहीं करने वाले. Define concentration. State the features of concentration. बकवास नहीं. May 19 question number 3. बकवास अगेन. नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. कई लिख के बाद में एक्सेप्शन लिखने पड़ेंगे ना. November 19 question number 2. अच्छा क्वेश्चन. केविन सर आपके पास आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. डेफिनेशन कंसेशन का बोलना पड़ेगा. बोलो बोलो. दो क्वेश्चन है. सेकंड हम बोलते हैं. Are there any circumstances under which a contract under condition contracted without insurance is valid? First of all, define consideration. मैंने कहा था याद करें. When the desire of the such an act of सारे सबसेक्शन लिखवाए. 25 का 1 लिखवाया, 25 का 2 लिखवाया, 25 का 3 लिखवाया, 185 लिखवाया, 148 लिखा है. टाइटल के अंदर किस सब कंप्लीट नोट्स है हमारे. आप इनकी वापस आपके पास आते हैं. तो ये क्वेश्चन सेम है इंशाल्लाह. इस बार
Nova 20, question number 4, theory question. The forward contract constitution must be adequate. Bad by Mr. Pandit करेंगे. आगे May 21, question number 2, same question. Same. Question number 7. हाँ भी कॉम्पिटिशन शुरू करते हैं. मिस्टर वाई. कंडीशन लिखी थी हमने. हाँ ठीक है भैया. हाँ ऐसे ही. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. केविन भैया इंशाल्लाह आप कर सकते हैं. नहीं तो मुझे नहीं लग रहा. सिवा रजिस्टर्ड के तो नहीं चलेगा. बीटी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी. हाँ से देखने पर सेक्शन 25 नॉट रजिस्टर्ड नॉट इन्फोर्स. क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है. नवंबर 21 के बाद June 23, question number 3. देख सेम क्वेश्चन. नाम बदल गया. श्याम मुंद्रा बन गया. राम बेटा की जगह. सब कुछ सेम. फिर उसके बाद आई कैन सी टू बी इन June 24.
same question. नाम बदल के हो गया संजय कोठारी. Everything remains the same. फिर उसके बाद Jan 25. अच्छा ये ठीक है, तो आगे भी आने वाला है. फिर May 24 में क्या मिला इसको? क्वेश्चन 2. और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन. हाँ, मिसेस ऑरेंज देखने पर क्या वो खाते हैं इस बार. आपने 5 किलो. सेकंड का मेरे को पहले स्पेलिंग राइटिंग होती थी. क्या डन. आरटीपी सारी हो गई सर अपनी. 4 5 6 7 7 14 16 टन की आरटीपी करी अपन ने. पास पेपर्स अभी बचे हुए हैं. पास पेपर्स के अंदर भी 5 क्वेश्चन हैं और डिफिकल्ट हैं. तो नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना, तो इट विल मेक सेंस टू डू डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन. थिंक किया अपना लिख के लाना है. 5 डेज 3 का सिर्फ 8 पॉइंट्स, बाकी लोग जा सकते हैं.